हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड काफ़ी कंसस होंगे अपने स्टडी को लेके। आज का हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंड नोटबुक का यूनिट 2, जिसका नाम है टॉपिक का ब्रिंगिंग अप कैरी। कैरी जो है वह एक हाथी का बच्चा है जिसका नाम है कैरी, जो 5 मंथ का है। और ये कैसे कैसे बढ़ता है, और वो जो है एक 9 साल का इंसान का बच्चा जो होता है वो उसकी देखरेख करता है। वो दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, ठीक है, और एक दोस्त की तरह रहते हैं। और ये जो कैरी है उसे केला बहुत पसंद है, इसका फूड बहुत ही फेवरेट फूड है बनाना, उसे खाना वो बहुत पसंद करता है। एंड कैरी जो एलिफेंट है वह उसने एक बॉय को नदी में डूबने से ही बचाया है। बस यही स्टोरी है इसमें कि ये कैसे वो और उसका दोस्त 9 साल का वो लड़का दोनों कैसे साथ साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, कैसे दोस्त की तरह रहे हैं और खेले कूदे। तो चलिए आपको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। Carrie the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 old and I could reach his back if I stood on tiptoe. यहाँ पे वो जो लड़का है जो उसकी देखरेख करता है, कैरी हाथी का, उसके बारे में बोल रहा है कि कैरी जो है वो क्या एक 5 मंथ का हाथी का बच्चा है जिसकी मैं देखरेख करता हूँ, टेक केयर करता हूँ, देखरेख करता हूँ। एंड मैं खुद एक 9 साल का इंसान का बच्चा हूँ। एंड मैं जब अपने टिप टू का मतलब होता है अपने पैर के जो एड़ी का आगे का हिस्सा होता है उस पे आप लोग अक्सर खड़े होते होंगे, एड़ी को उठा के उसे कहते हैं टिप टू पे। जब वो खड़ा होता है हाथी के सामने, ही सेम टू रिमेन डेट हाई फॉर नियरली 2 ईयर। तो उसे ऐसा लगता है जैसे हाथी उससे उम्र में तो छोटा है, मैं तो उससे उम्र में बड़ा हूँ, पर फिर भी हाथी जो उसे अपने से ज़्यादा बड़ा 2 साल बड़ा लगता है, ऐसा वो लड़का इसमें कह रहा है। वी ग्रीव टुगेदर, that is probably why I never found out just how tall he was. यहाँ पे वो कह रहे हैं नरेटर, जो लड़का है वो कह रहे हैं कि हम दोनों तो साथ साथ पले बड़े हैं एंड बढ़ रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं, डे मतलब एवरी मंथ बाय मंथ हम लोग ग्रीव कर रहे हैं। तो फिर क्यों, तो शायद मतलब वो कह रहा है कि शायद हम दोनों को एक जैसे दिखना चाहिए ना लंबाई में, पर ये जो है हाथी वो क्यों हमसे बड़ा दिखता है। हाउ टॉल यू आर, तो मुझसे ये बड़ा कैसे हो सकता है, ऐसा वो लड़का कहता है। ही लिव्ड इन अ पेविलियन अंडर a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. ये हाथी जो है वो रहता है पेविलियन। पेविलियन का मतलब होता है मंडप, या फिर आप कह सकते हैं तंबू। तो ये हाथी जो है कैरी कहाँ रहता है, पेविलियन में रहता है, मंडप में रहता है। कहाँ पे, तंडरा, कैसे, जिसका रूफ कैसा है, रूफ मतलब छत जो है वो फूस का बना हुआ है। टचेड रूफ का मतलब होता है फूस का बना हुआ रूफ को हम लोग टचेड रूफ कहते हैं। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प, जो किस पे खड़ा है, थिक ट्री स्टम्प का मतलब होता है पेड़ की जो मोटी मोटी सिल्ली जिसे कहते हैं उस पे इसका ये घर टिका हुआ है। इसीलिए जो कैरी है, आपको पता है एक हाथी है जो कितना विशालकाय होता है। एक हाथी का इमेजिन आपको पता ही है कि आप लोगों ने सामने से देखा हाथी कैसा विशालकाय होता है। खैर इसका घर जो है पेविलियन मंडप जो है वो इतना मजबूत है, भले ही फूस का बना है, पर उसके चारों जो स्टंप है, जो थंब है, वो किसके ऊपर खड़े हैं, उसका वो मंडप तो वो मोटी मोटी सिल्ली, घास की जो सिल्ली होती है पेड़ की, उस पे खड़ा है, जिसके कारण वो कैरी अपने उस घर में कितना भी घूम ले, मूव कर ले, या फिर उस जो स्टंप में उसमें कितना भी अपना सुर से वो टक्कर करे, फिर भी उसका वो घर गिरता नहीं है, फॉल नहीं होता है, नॉट फॉल। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कैरी डिड was to save the life of a boy. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. आगे जो है यहाँ कैरी के बारे में राइटर और बताते हैं कि आपको एक और चीज़ कैरी के बारे में मैं बताता हूँ। कैरी ने एक लड़के की लाइफ मतलब ज़िंदगी बचाई थी,
कैरी डिड नॉट ईट एंड कैरी जो है, जो हाथी, वो ज़्यादा कुछ नहीं खाता, बस उससे ज़रूरत होती है 40 पाउंड ऑफ ट्विग्स ए डे। ट्विग्स का मतलब होता है टहनी। ट्विग्स का मतलब क्या होता है? टहनी। कम से कम उसे एक दिन में 40 पाउंड ट्विग्स की ज़रूरत होती है, टहनी की, जिससे वो खाता भी है, उससे कुछ चबाता है अपने मुंह में, एंड कुछ टहनी से वो प्ले करता है, एंड प्ले विथ यू एंड प्ले विथ, कुछ टहनियों से वो खेलता है, इसलिए उसे 40 पाउंड की एवरी डे 40 पाउंड ट्विग्स की ज़रूरत होती है, टहनियों की। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean and sand of the river for an hour. आगे यहाँ पे कैरी के बारे में वो लड़का कह रहा है कि मैं जो हूँ, कैरी को हर रोज़ नहाने के लिए कहाँ ले जाता हूँ? नदी के पास ले जाता हूँ, जहाँ हर सुबह नहलाने के लिए, जहाँ पे वो कैरी क्या करता है, नदी के आसपास जो बालू होते हैं उसके किनारे पे, उसमें वो अपना पूरा शरीर को लोट-पोट कर लेता है, उसमें पूरा लगा लेता है बालू को, और फिर जब मैं उसे रब्ड करता हूँ, नदी के अंदर ले जाता हूँ, उसे एक कम से कम 1 घंटा लगता है उसे नदी में नहलाने में। वो बालू के साथ, पानी के साथ बहुत मस्ती करता है, फिर मैं उसके पूरे बॉडी को रब्ड करता हूँ, उससे बालू छुड़ाता हूँ। आफ्टर दैट ही वुड lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shiny like ebony. ओके। आगे ये लड़का कह रहा है, काफ़ी घंटों के बाद जब वो हाथी जो है पानी में अपना नहा लेता है, एंड खूब सारी मस्ती कर लेता है पानी और बालू के साथ, फिर जब वो पानी से निकलता है तो उसकी स्किन जो है उस बालू में रगड़ने की वजह से, उसके बाद धुलाई होने की वजह से कैसी दिखती? काफ़ी चमचमाती हुई दिखती, जैसे लगता है इवोनी। इवोनी का मतलब होता है डार्क ब्लैक कह सकते हैं, काफ़ी डार्क और चमचमाता हुआ दिखने लगता है। एंड ही वुड squeal with pleasure as I rubbed water down his back. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of a jungle while I went into the forest to get some luscious drinks for his dinner. स्क्वेल जो है उसका मीनिंग होता है चिलचिलाहट। स्क्वेल मीन चिलचिलाहट, एंड प्लीजर्स का मतलब होता है आनंद। तो जब कहता है आगे वो लड़का कि जब वो हाथी पानी से निकलता है तो उसे काफ़ी चिलचिलाहट महसूस होती है, और काफ़ी प्लीजर, काफ़ी खुश रहता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी से, बैक से, पीठ पे से किसी ने पानी, मैंने उसकी पीठ से अच्छे से पानी साफ़ कर दिया, हटा दिया, ऐसा उसे फीलिंग आती है। एंड फिर जब वो पानी से बाहर आता है तब वो लड़का कहता है कि मैं उसके कान में फुसफुसाता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि किसी भी हाथी को कुछ काम करवाना उसके कान में एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप उसके कान में धीरे से बोलिए, तो वो आपकी बातों को समझेगा, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो मैंने भी वैसे ही किया, वो वहाँ पे वो लड़का बिल्कुल उसी तरह करता है, उसके कान में बोलता है, एंड लीव हिम ऑन द ईज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट, और उससे बोल के चला जाता है, कहाँ? जंगल में चला जाता है उसके लिए क्या लाने? लस्कियस ट्विग्स ऑफ हिज डिनर। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस हाथी को हर रोज़ 40 पाउंड टहनी की ज़रूरत होती है, तो वो लड़का जो है उसे नहलाने के बाद जंगल के एक किनारे एक जगह पे उसे छोड़ देता है, उसके कान में फुसफुसाहट करके बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए टहनी लाने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना, तुम्हारे डिनर के लिए मैं वापस आऊँगा, तब हम लोग साथ साथ अपने घर चलेंगे, ऐसा कहता है। वन हैज़ टू हैव very sharp hedge to cut down these twigs. It took half an hour to sharpen the hedge because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो लड़का उसके लिए टहनी काटने चला जाता है। तो आपको पता है टहनी अगर काटेगा तो उसके लिए उसके किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो औजार जो उसके पास रहता है वो रहता है एक शार्प हैचेट, जिसका हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। शार्प हैचेट मतलब एक धारदार कुल्हाड़ी लेके वो जाता है काटने के लिए हाथी के डिनर के लिए टहनी। ओके। It was not an easy job to get twigs and spelling for Carrie. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मतलब ये आगे कह रहा है ये लड़का कि ये इतना आसान नहीं है कि डाल पे टहनी को काटना, काफ़ी मुश्किल और जोखिम से भरा यह काम होता है। और उसमें भी कैरी के लिए अगर वो भोजन के रूप में अगर वो टहनी ले रहा है तो उसमें भी उसे चूज करना होगा कि जो काफ़ी स्मूथ हो, खाने में उसे चबाने में
मतलब सहूलियत हो वैसा चूज करने के बाद ही वो टहनी को काटेगा। इसलिए कह रहा है इसमें मुझे काफ़ी समय लग जाता। तो वो टहनी लेने के लिए हर एक पेड़ के डाल के ऊपर चढ़ता है। फिर वो चूज करता है एक टेंडर नाजुक सा प्यार टहनी को हाथी के भोजन के लिए। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव एंड ब्रांचेज, आई वॉज गैदरिंग सम one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. तो फाइनली उस लड़के को एलिफेंट के भोजन के लिए जो है ट्विंग्स मिल जाती हैं। तो कैसा ट्विंग्स मिलता है? यंग ब्रांचेज मिलता है। किसका? बनियान ट्री का यंग ब्रांच मिलता है। वो जब बनियान ट्री का यंग ब्रांच जब उससे मिलता है तो कहता है कि बनियान ट्री का यंग ब्रांच ऐसा लग रहा है जैसे मानो कैथेड्रल ऑफ लीफ है एंड ब्रांचेज। कैथेड्रल का मतलब होता है पत्तों का गिरजाघर के जैसा। कहते हैं कैसे ग्रो करता है। तो ये जो है बनियान ट्री जो है कैथेड्रल ऑफ लीव्स की तरह एंड उसकी ब्रांचेज की तरह जो है ये ग्रो करता है, पत्तों का गिरजाघर की तरह एक मतलब ग्रो करता है। आई वाज गैदर सम, और मैं उस सभी को गैदर इकट्ठा करने लगता हूँ उसके कैरी के भोजन के लिए। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, वो कौन सा दिन था? तो वो दिन था बसंत ऋतु का मार्च महीना था जब मैं ऐसा कर रहा था। When I suddenly heard कैरी कॉलिंग टू मी, तभी वो कहता है कि मैं अचानक से सुनता हूँ कैरी जैसे लग रहा है मुझे काफ़ी दूर से इन द डिस्टेंस से बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, कहता है वो अभी काफ़ी नवजात ही है, मतलब नवजात नहीं कह सकती, यंग ही है कैरी। एंड जब वो उसे ऐसा फीलिंग आता है कि शायद कैरी उसे बुला रहा है तो उसे लगता है काफ़ी दूर से है बुला रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बेबी एलिफेंट उसे कॉल कर रही है, बुला रही है, आवाज़ लगा रही कि आओ मेरी मदद करो, शायद वो किसी मुसीबत में। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उस कैरी को नुकसान पहुंचा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द ईज ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो जो टहनी काटता रहता है लड़का, उसे ऐसा लगता है कि कैरी उसे बुला रहा है मदद करने के लिए, शायद कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है। तो जल्दी से उस पेड़ की डाली से नीचे आता है और दौड़ के जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसने उस जंगल में हाथी को कान में फुसफुसा के बोला था कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं तुम्हारे लिए टहनी का इंतजाम करके आता हूँ। वेर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे मैंने उसे छोड़ के आया था उस जंगल। बट ही वॉज नॉट देयर। फिर कहता है जब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने कैरी को छोड़ के आया था तो वो देखता है कि वहाँ पे कैरी नहीं। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैं चारों तरफ देखता हूँ लेकिन मुझे कैरी कहीं नहीं दिखता। आई वेंट नियर द ईज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। फिर मैं जल्दी से उस मतलब वाटर मतलब वही नदी के पास जाता हूँ, उसके चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है? काला रंग का कुछ दिखता है जो किसी सरफेस से वहाँ के सतह से संघर्ष कर रहा है। जब क्योंकि वो काफ़ी दूर से देख रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई काली सी चीज़ है जो उस नदी में अपने बचाव के लिए संघर्ष करे। देन इट रोज हायर हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तभी उससे क्या दिखता है कि यह क्या था? वो तो मेरा हाथी का ट्रंक का मतलब था सूंड, हाथी का सूंड है। उसे लगता है ये तो मेरा ही हाथी कैरी, उसका सुर उसे दिखता है। थॉट ही वाज ड्रॉनिंग, उसे ऐसा लगता है कि शायद कैरी नदी में डूब रहा है इसलिए उसने बचाव के लिए मुझे आवाज़ लगाई। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pound of him since he was much higher than I। फिर वो जो है उसे ऐसा फीलिंग आता है कि शायद हाथी मेरा कैरी डूब रहा है। तो कहता है मैं उसे नहीं बचा सकता और मैं इस नदी में उसे बचाने के लिए जंप नहीं कर सकता, कूद नहीं सकता, क्योंकि वो हाथी का वजन और मेरे वजन जो है काफ़ी डिफरेंस है। भले हम दोनों साथ साथ ग्रो हुए लेकिन वो काफ़ी विशाल का है। मुझे तो स्विमिंग करना भी नहीं आता, मुझसे काफ़ी भारी है और काफ़ी बड़ा भी है। तो मैं उसमें नदी में अगर मैं जंप भी करता हूँ, कूदता भी हूँ, तो मैं कैरी को बचा नहीं पाऊँगा, ऐसा वो कहता है। बट आई सॉ हिज बैक राइज above द वाटर एंड द मोमेंट ही कैच माई आई ही began टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। पर थोड़ी देर में वो देखता है कि हाथी का जो पीठ है धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ रहा है। फिर वह जो हाथी उसकी आंखों में देखता है बिगन टू, और वो देखता है कि वह जो हाथी किनारे पे आने के लिए, नदी से किनारे पे आने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा है। तभी देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुल्ड मी इनटू द वाटर। तभी कहता है कि वह जो हाथी अपने ट्रम्प सूर से मुझे पुश कर देता है और पानी में क्या करता है?
पानी में फेंक देता है, ढकेल देता है। एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और मैं उस धार में गिर जाता हूँ, ऐसा कहता है, उस नदी में मैं गिर जाता हूँ। हाथी ने उसे सूर से उसे क्या क्या फेंक दिया पानी के अंदर। आई सॉ अ बॉय, जब मैं वहाँ अंदर मतलब उस फेंकने के बाद वो देखता है, आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तो वो देखता है कि यहाँ पे एक लड़का है जो इस नदी के नीचे में डूब रहा है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो कह रहा है कि जो जो लड़का जो उसमें जब उसे नदी में जाने के बाद पता चला कि उसमें एक लड़का डूब रहा है, कहता वो अभी पूरी तरीके से डूबा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा नदी के नीचे टच में आ चुका है और अभी वो तैर रहा है। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ। फिर वो कैरी का जो दोस्त रहता है, जो लड़का जो उसके साथ गया था, वो सरफेस पे आता है, थोड़ी देर सांस लेता है। एंड द कैरी वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पे कैरी खड़ा रहता है, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसका जो एक पाँव है कहाँ पे रहता है, बालू पे, नदी के किनारे जो बालू उस पर रहता है। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेंट आउट हिज हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका जो सूर है वह मतलब इंतज़ार कर रहा है कि उसका वो अपना हाथ देगा तो वो अपना सूर में उसके हाथ को फंसाएगा, उसके लिए वो हाथी जो इंतज़ार कर रहा है। आई divide down again and pull the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer। तो कह रहा है वो लड़का कि मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बार बार, कि वो जो डूबता हुआ जो आदमी है उसको ऊपर लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सरफेस पे लाने की, बट मैं भी तो एक अच्छा तैराक नहीं हूँ, पर मैं पूरी अपने तरीके से कोशिश कर, आई कुड नॉट स्विंग अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। वो कह रहा है कि मैं किनारे पे तैर नहीं सकता, और वो जो धारा है, पानी की धारा, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नीचे की ओर, ड्रैगिंग मी डाउन, नीचे की ओर खींच रही है। Seeing us drift by in the current, Caddy, who was usually slow and ponderously, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water। कह रहा है कि मुझे पानी में फिसलता हुआ देख के, डूबता हुआ बहता हुआ देख के, जो कैरी हाथी वो जल्दी से क्या करता है, स्लोली ही धीरे धीरे करके वो पानी में आता है, और गहराई में आकर के वो ऐसे पकड़ता है अपने सूरों से, जैसे बचाने की कोशिश करता है, जैसे कोई बाज आके जल्दी से अचानक से किसी अपने शिकार को पकड़ता है, उस तरह से उसे बचाता है अपने सूर के द्वारा से। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैं अपना हाथ ऊपर कर रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, बट वो जो है बार बार क्या हो रहा है, स्लिप्ट करता जा रहा है। वो आदमी जो डूब रहा है उससे मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि उसे पकड़ूँ और ऊपर खींच के लाऊँ, पर वो मेरे हाथ से बार बार छूटता जा रहा है। फॉन माई सेल्फ गोइंग अंडर वाटर, और उसे बचाने के क्रम में मुझे ऐसा लग जैसे मैं भी उसमें पानी में अंदर डूबता जा रहा हूँ, अंदर घसकता जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नदी उतनी गहरी नहीं है जहाँ पे मैं अभी हूँ, सो मैं यहाँ पे डूब डूब भले मैं एक अच्छा तैराक नहीं हूँ, लेकिन मैं डूबूंगा नहीं, इसलिए सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शूट अपवर्ड लाइक एन एरो। तो जब उस नदी में उसका दोनों पाँव जब नीचे धरातल पे जाता है, तब उसे महसूस होता है कि पानी उतना गहरा नहीं है, इसलिए वो जो है जब वो डूब रहा होता है तो वो क्या करता है, जल्दी से नीचे धरातल पे दोनों पैर से किक मारता है, और रिवर का, जिसे हम बेड कह सकते हैं, ज़मीन धरातल, उस पर किक करता है, और फिर जल्दी से एक एरो की तरह ऊपर उठ के आता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड, बिना उस जो डूब रहा था आदमी, उससे मैं बिना छोड़े उसे अपने हाथ में पकड़े हुए मैं ऊपर की ओर आता हूँ, अपने हाथों से कस के पकड़ के उसे ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, और मेरी बॉडी जो है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से रोजेस की तरह कुछ घिरे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे गला को कैसे लैस की तरह जकड़ लिया अराउंड माई नेक। दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ पे किससे अंदर में धरा किसे फाइट कर रहा हूँ, मतलब वो नदी में जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उससे मैं फाइटिंग कर रहा हूँ। गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे खींचने, मुझे काटने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। हियर कैरी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक,
और जो उसे कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले पे पट्टा नियर बंधा हुआ है, तो उसे वो तो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसने एक हाथ में कैसे पकड़ा, उस डूबते हुए आदमी को पकड़ा है और उसे अपनी खींचने की कोशिश कर रही है उसके गला में। उसे भी कोई बचाने की कोशिश कर, उसे जो बचा रहा है कैरी है। तो कह रहा है कि मेरे गले में जो बना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो उस कैरी का ट्रंक होगा, शूर होगा, जो मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है। ही पुल्ड अस बोथ असॉर्ड। और वह जो हाथी है वो धीरे से उसको क्या कहता है, खींच के हुए शोर मीन्स तट किनारे पे, नदी के किनारे पे हम दोनों को ले आ जाती है। पुल्ड अस बोथ अशोर, हम दोनों को किनारे पे ले आता है खींच के। यहाँ ऐसा यहाँ पे राइटर कह रहे हैं अपने बारे में। इस प्रकार वो मेरी और वो डूबते हुए आदमी दोनों की जान बचाता है कैरी। आगे कह रहा है कि कैरी वॉज लाइक अ बेबी, कैरी जो एक बच्चे की तरह था। ही वो हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीव देन एवर। आगे कह रहा है कि कैरी जो एक बच्चा है, अगर उसे हम अभी से एक अच्छा प्रशिक्षण देंगे, उसे सारे कुछ सिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा बिहेव। अगर हम लोग उसे ये नहीं कहेंगे तुम काफ़ी नटखट हो, काफ़ी शरारती हो, तो मिसबिहेव नहीं करेगा, दुष्व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से रहेगा अगर उसे एक अच्छी प्रशिक्षण दी जाए तो। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनाना टू ईट, वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर रिप बनाना। रिप बनाना का मतलब होता है पका केला। आगे कह रहा है कि कुछ लोगों ने एक दिन उस कैरी को कुछ बनाना, पके हुए बनाना खाने को दिया। उसे खाने के बाद उसके अंदर एक मतलब उस बनाना के प्रति काफ़ी अच्छी फेवरेट फीलिंग आ गई कि उससे अब सारे चीज़ों में सबसे अच्छा स्वादिष्ट क्या लगने लगा, वो बनाना, पका हुआ बनाना। हर किसी का एक फेवरेट डिश होता है, उसी तरह उस एलिफेंट का, कैरी का फेवरेट बन गया रिप बनाना। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम लोग अक्सर वो कह रहे हैं आगे राइटर कि हम लोग अक्सर जो है एक फलों से भरा हुआ प्लेट हम अपने विंडो के किनारे, जो हमारा डाइनिंग टेबल है, उस पर हम लोग रखते हैं। वन डे ऑल द बनाना ऑन द दैट टेबल डिसअपेयर एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन मतलब वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने देखा कि उस फलों से भरा हुआ प्लेट में से सिर्फ बनाना, जितने बनाने से सारे गायब हो गए। तो उन्हें लगा कि हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं वो उसने चुरा लिया। तो हम उन्होंने उससे ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगाया, तुमने हमारा केला को चुरा लिया। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन के बाद द फ्रूट डिसअपेयर अगेन, फिर से उस टेबल पे से फिर फ्रूट जो थे, फल, वो गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी। अब इस बार ब्लेम मेरे ऊपर लगा। वो कह रहे हैं कि अब ब्लेम इस बार किस पे लगा, मेरे ऊपर लगा। पहले बार में तो हमारे घर में रह रहे नौकर पे ब्लेम लगा, अब इस बार जब केला गायब हुआ तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, अब मैं जान रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने केले नहीं चुराए। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट, ये इसलिए मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया एंड भी सर्वेंट के सामने, माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion. फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो देखते हैं कि वो वहाँ से उस प्लेट से बनाना जो है, पका हुआ केला, गायब हो जाता है। और वो केला उन्हें कहाँ मिलता है, सारा मतलब स्मैश्ड किया हुआ, पिसा हुआ या बिखरा हुआ मिलता है कहाँ पे, कैरी का जो पेविलियन है, जहाँ क्या पेविलियन कहाँ है, जहाँ पे कैरी रहता है। कैरी जो हाथी जहाँ रहता है वहाँ पे उन्हें वो मिलता है, वो वहाँ पे पाते हैं, फाउंड देखते हैं। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और उन्हें काफ़ी आश्चर्यचकित होता है उसके पेविलियन में पका हुआ केला जो उसके घर से गायब होता है, उसके पेविलियन, हाथी के पेविलियन देख के वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग्स। और वो कहता है कि मैंने इसके पेविलियन में कभी भी आज से पहले कोई भी फल नहीं देखा, और जहाँ तक भी मैं जानता हूँ क्योंकि वो बचपन से उसके साथ रहे हैं, उसकी देख रेख किए, साथ साथ दोनों पले बड़े हैं, बड़े हुए, तो मैंने बचपन से इसे देखा है कि इसके जो पेविलियन में हमेशा सिर्फ टहनी रहती है और ये टहनी के साथ ही खेलता है और उसे ही खाता है। आज मैं देख रहा हूँ जो केले मेरे घर से गायब होते वो इसके पेविलियन में। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, जब वो अगले दिन वो डाइनिंग टेबल के पास बैठे रहते हैं तो वो देखते हैं कि आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द, कि उन्हें कुछ फ्रूट जो अपने टेबल पर रखने चाहिए।
विदाउट माई पेरेंट्स, बिना मेरे पेरेंट्स की अनुमति के, अलॉन्ग ब्लैक, वो इसलिए रखते हैं ताकि वो खोज सके कि एक्चुअल में उसके जो घर से बनाना की चोरी हो रही गाय वो कौन कर रहा है। इसलिए उन्होंने बिना अपने पेरेंट्स की अनुमति से अपने डाइनिंग टेबल पे फिर से फ्रूट रखा एक दिन। एंड a long black things very much like a snakes suddenly came through the window and disappeared with all the banana। और कुछ ही देर में वो जब वहाँ बैठे रहते हैं प्लेट रख के, तो उन्हें दिखता है कि एक लॉन्ग कुछ काला सा चीज़ है जो उन्हें अच्छे समझ नहीं आया तो एक्चुअल में है क्या। उन्हें ऐसा लगता है शायद ये स्नेक है जो कि सांप की तरह दिख रहा है। सडनली आता है उसके विंडो में और वो सिर्फ केला लेके वहाँ से गायब हो जाता है। बस वेरी मच फ्राइटेंड, वो कहते हैं मैं काफ़ी डर जाता हूँ ऐसा देख के। उन्हें लगता है कि वो काला सा जो चीज़ है जो केला लेके गया वो क्या है, स्नेक है। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनाना, क्योंकि कहते हैं मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि स्नेक सांप जो है वो बनाना खाते हैं। टट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, कि उन्हें ऐसा लगता है शायद ही काफ़ी भयंकर भयावह सांप होगा। डैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और वो क्या कहते हैं जो फल खाता है और ले जाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट। आगे कहते हैं कि वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके घर से डेली सांप आता है, एक भयंकर सा सांप जो उस प्लेट में से सिर्फ केला लेके चला जाता है। जब वो देखते हैं वो काला सा चीज़ तो डर जाते हैं और जल्दी से अपने रूम से बाहर आते हैं। काफ़ी डरे हुए रहते हैं, उनका हार्ट जो है दिल में धक 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 करने लगता है और मतलब इतने डर जाते हैं उसे देखकर। और वो जो है ऐसा लगता है कि उनके घर में फिर से कहीं वो भयंकर सा सांप आ ना जाए। ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ द, उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो फ्रूट ही ना खा जाए बल्कि कहीं हम लोग को मार भी ना दे, क्योंकि आपको पता है सांप कितना ज़्यादा डरावना और हम हार्मफुल होता है। तो इसलिए उनके दिलो दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि कहीं वो सांप फिर आ जाएगा और कहीं हमारे घर के सारे मेंबर को हार्म न पहुंचा देगा। As I went out, I saw Carrie back disappearing in the direction of the pavilion। और फिर कहते जब मैं वहाँ से बाहर आता हूँ, आई सॉ मैं देखता हूँ कैरी जो है वहाँ से फिर गायब है। इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन की ओर जाता है। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ। डैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर उसके साथ चीयर अप करूँ, उसके साथ शेयर करूँ एंड मस्ती करूँ ताकि मैं सारा डर अपना भुला सकूँ, क्योंकि काफ़ी डर चुके हैं। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, मैं जल्दी से दौड़ा दौड़ा उसके पेविलियन में चला जाता हूँ कैरी के। एंड फाउंड हिम दे ईटिंग बनाना, तब वहाँ देखते हैं कि वो जो है कैरी क्या कर रहा है, केला खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन astonishment, the banana were laying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। वो ऐसा देख के काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि जहाँ वो जो कैरी है बनाना खा रहा है उसके पेविलियन में चारों तरफ बनाना बिखरे हुए हैं। वो सारा चीज़ वहाँ खड़े होके देखता रहता है। डैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक द ब्लैक स्नेक्स। आगे जो है यहाँ पे वो लड़का कह रहा है कि उसे जो है अब समझ में आ गया है कि वो जो उसका ट्रंक है सूर कैसा दिख रहा था। वो एक रियल में वो काला सांप की तरह दिख रहा था, और वो काला सांप और कोई नहीं बल्कि वो हाथी का सूर था, जिसे वो सांप समझ रहा। हाँ, वो सांप नहीं था एक्चुअल में, बल्कि उस हाथी का ट्रंक था, सूर था, ब्लैक ट्रंक। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वाज द थीप। और अब उन्हें मतलब पता चल गया है कि एक्चुअल में जो चोर है वो कौन था, कैरी। कैरी था हाथी, केला का जो चोर था वो कौन था, कैरी था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I had eaten all the fruit these many weeks। और वो जो कैरी के कान में बोल के मतलब फुसफुसा के उसे बाहर खींच के लाता है, और वो सारी घटना की जानकारी वो किसे देता है, अपने पेरेंट्स को देता है। बताता है कि अब इन दिनों जो जितने भी केले हमारे डाइनिंग टेबल से चोरी हो रहे हैं वो ना मैं चुरा रहा हूँ ना ही सर्वेंट चुरा, बल्कि वो एक्चुअल मुझसे केले का बनाना चोर कौन है, कैडी। देन आई स्कॉल्डेड हिम, मैंने उसे पकड़ा फॉर एलिफेंट चिल्ड्रेन एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विस्प्ड। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हें फ्रूट चुराते हुए दे पकड़ूंगा तो मैं तुम्हें विप्ड करूँगा। विप्ड करना मतलब होता है मारना, तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुमने फिर कभी फ्रूट चुराई हमारे घर से तो तुम्हें पिटाई लगेगी, ऐसा वो कह रहा है। ही न्यू डैट वी वेर ऑल एंग्री विथ हिम, वो जानता है कि यहाँ हमारे घर में जितने भी लोग हैं सभी
उस कैडी से क्या है, नाराज़ है। कैडी ये जानता है, इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि वहाँ हमारे घर का नौकर भी, क्योंकि फ्रूट चोरी का इल्ज़ाम नौकर पे भी लगा था, इसलिए वो कह रहा है कि हमारे घर के सारे सदस्य और सर्वेंट सभी नाराज़ हैं। वो जान रहा है हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड, उसका जो अभिमान है वो क्या, उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है मतलब क्योंकि वो पकड़ा गया। डैट ही नेवर स्टॉल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ टू थैंक देम। कहता है ये कभी अब के बाद मतलब फल जो है हमारे डाइनिंग टेबल से नहीं चुराएगा। अगर हम लोग इसे दे दें कुछ फ्रूट खाने के लिए जो इसे पसंद है, केला, तो इसे इसके करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमारा अभिवादन धन्यवाद करेगा। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। यहाँ पे जो एलिफेंट है, हाथी, कैडी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी इस गलती के लिए सज़ा पाने के लिए तैयार है। बट इफ़ यू पनिश्ड हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन यहाँ पे आगे जो है वो कह रहे हैं कि अगर उसके पेरेंट्स, अगर हम लोग इसे किसी बिना कारण के अगर हम लोग इसे पनिश करते थे, ही विल रिमेंबर इट, तो उसे यह याद रहेगा, एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और वो तुम्हें मतलब अपने जब भी इसे मौका मिलेगा तो उसका बदला लेगा अपने। इसलिए हमें बिना गलती के इसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। अगर इसने हमारे घर से फ्रूट चोरी किया है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इसका कारण यह है कि उसे केला बहुत पसंद है और ये केला खाने की उसके प्रति इच्छा जो है हम लोग के कारण ही जगाई, लेकिन हम लोगों ने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि उसे भी केला देना चाहिए। अगर हम लोग उसे हर रोज़ हम जितने फैमिली हैं उसमें से हर कोई अगर किसी थोड़ा सा ही बनाना जो उसका फेवरेट डिश है दे देते तो उसे चोरी करने की नौबत ही नहीं आती। उसने ऐसा चोरी क्यों किया केला? क्योंकि उससे बहुत पसंद है और कोई इसे दे ही नहीं रहा था। लेकिन अगर हम लोग उसे दे देंगे तो उसे चोरी करने की ज़रूरत है, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए अभी उसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ पे जो हाथी है वो अपनी गलती का एहसास कर लेता है, और अगर कोई इंसान हो या जानवर अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो इसलिए उससे उसकी बड़ी उससे ज़्यादा कह सकते ना, उससे ज़्यादा उसके और कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। तो चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंट मस्ट बी टट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। आगे कह रहा है कि एक हाथी भी है जो है इंसान की तरह ही, उसे भी क्या होता है, सिखाया जाता है कि वो कैसे बैठे, कैसे खड़ा हो, कैसे घूमे, कहाँ जाए, कैसे दौड़े, कितनी तेज़ी से दौड़े, कब स्लो, कब धीरे से दौड़े, कब तेज़ से दौड़े। यू टीच हिम दिस थिंग एज यू टीच एज चाइल्ड। जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते वैसे एक हाथी को भी सिखाया जाता है। इफ़ यू से डैट एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसके कान में बोलते हैं डैट एंड पुल कि मतलब आगे बढ़ो या कुछ भी उसके कान में धीरे से, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। एंड जब उसे सिखाते हैं बैठने के लिए तो नियमता वो क्या होता है, आपके इशारे समझने लगता है धीरे धीरे। जैसे एक छोटे बच्चे को आप जैसे बचपन से सिखाते हैं, धीरे धीरे आपके सारे जिस लैंग्वेज के आप सिखाते हैं, जिस लैंग्वेज में, जिस एरिया में वो पला बड़ा होता है एक इंसान का बच्चा, उसी तरह एक जानवर का बच्चा हाथी जो है उसी भी अगर आप उसी ढांचे में ढालेंगे, उसके हर एक्टिविटी करवाएंगे तो वो भी समझने लगेगा और वो चीज़ करेगा। अगर आपको बैठने कहेंगे तो वो बैठेगा, धीरे से बैठेंगे धीरे से बैठेगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर आप उसके उसी तरह माली करेंगे एंड उसे पुल करेंगे उसके ट्रंक को, धक्का देंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न डैट इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक, तो वो समझ जाएगा कि ये किसका सिग्नल है, आगे चलने का या सिग्नल है। वो धीरे धीरे समझने लगेगा। कैडी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन बट इट टुक हिम 3 वीक टू लर्न। ये हाथी जो है माली शब्द से क्या होता है, उसका सिग्नल क्या होता है, माली का मतलब होता है कि उसे आगे चलना है। उसे जब पूंछ पे करके ऐसे हम पुश करेंगे माली कह के तो उसका मतलब है उसे आगे चलना है। ये शब्द वो बहुत जल्दी सीख गया, बट उसे धत वर्ड जो है धत वर्ड जिससे वो बैठने की एक्टिविटी होती है वो सीखने में उसे 2 से 3 सप्ताह लगे, लेकिन वो सीख गया। ऐसे ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो अभी भी अच्छे से बैठना नहीं सीखा था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टट टू सिट डाउन, कि एक हाथी को क्यों सिखाना चाहिए बैठने के लिए, बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम,
क्योंकि हाथी आपको पता है कितना टॉलर एंड टॉलर होता है, कितना बड़ा होता है। क्योंकि एक हाथी का बच्चा और जो इंसान का बच्चा था, दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे थे जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन वो हाथी जो है वो उस बच्चे इंसान के बच्चे से काफ़ी लंबा दिख रहा है। तो जब वो और जवान होगा और इंसान का बच्चा भी जवान होगा, कोई भी इंसान जनरली जो इंसान की हाइट होती है वो एलिफेंट की हाइट क्या होगी, एलिफेंट की हाइट ज़्यादा होगी, इंसान की हाइट कम होगी। इसलिए एक हाथी को बैठना सिखाना बहुत ज़रूरी, ताकि जब भी कोई सवारी उसके ऊपर सवारी करने की इच्छा रखे तो वो कैसे उसके ऊपर बैठेगा, उसके पीठ पे कैसे बैठ के तभी ना जब वो हाथी नीचे बैठेगा, उसे बैठना आएगा तभी तो वो हाथी बैठेगा और कोई इंसान उसके ऊपर आराम से चढ़ जाएगा और फिर उसकी सवारी करेगा हाथी की। So that when he is 2 or 3 year old, you can only reach his back with a ladder। तो आगे कहता है कि जब वो सिर्फ 2 या 3 साल का ही था हाथी, तो उस पर बैठने के लिए लैडर मतलब होता है सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता था। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम हाथी को बैठना सिखा दें तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि हमें लैडर की ज़रूरत ना पड़े, सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़े उसके ऊपर बैठने के लिए। इसलिए उसे धत वर्ड सिखाना बहुत ज़रूरी। धत का मतलब होता है बैठना। सो डैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि हम लोग धत साउंड जो है उसे अगर बैठना सीख जाता है तो हम ये काफ़ी अच्छा होगा कि उसके ऊपर चढ़ने, उसके पीठ पे आराम से हम लोग चढ़ सकते जब वो बैठ जाएगा तो। फॉर वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। ये उतना आसान नहीं है कि हर जगह हम लोग लैडर लेके, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, अगर हमें हाथी की सवारी करना तो क्या हम सब हर जगह लैडर सीढ़ी लेके चलेंगे ऑल टाइम, नहीं ना। इसलिए अगर वो बैठना सीख जाएगा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। The most difficult thing to teach an elephant it is the master call. The general talk takes 5 years to learn it properly। सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा जो काम था वह था हाथी को मास्टर कॉल सिखाना, क्योंकि उसे सीखने में उसे कितने वर्ष लग गए, 5 साल लगले प्रॉपरली। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। मास्टर कॉल का मतलब होता है एक विचित्र सा आवाज़ निकालना, हिसिंग हॉलिंग जैसा साउंड निकालना, गर्राना जैसे होती है वो आवाज़ निकालना। एज इफ स्नेक्स एंड अ टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर। अगर कोई सांप और मान लो कोई शेर एक दूसरे से झगड़ा करे, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड्स ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और अगर हम उसके कान में धीरे से फुसफुसा के बोलते हैं कि वहाँ पे हाथी और जान वो जो शेर हो झगड़ा करे, एंड यू नो डैट वाट यू मतलब एक्सपेक्ट करते हो हाथी से टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। कि वो वही होता है कि मास्टर कॉल करना किसी भी आपत्ति विपत्ति में, कि अगर हमें उसे कोई छोटा सा साउंड वर्ड होता है ना बताना, साइन वर्ड हाथी के कान में बोलना, ये समझाने के लिए कि वहाँ पे आगे क्या खतरा है या फिर वहाँ पे उसे बचाव करने के लिए जाना है। तो उसके लिए उसे सीखने उसे कितने 3 वर्ष लग गए, सॉरी 5 वर्ष लग गए। कि मान लो कोई द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। जो सबसे मुश्किल भरा काम है किसी हाथी को मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। कह रहा है जो कैरी यहाँ आती है उसे ये मास्टर कॉल सिखाने में 5 वर्ष का समय लग गया। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड। स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड का मतलब होता है गर्जन की आवाज़। हाथी कैसे बोलता है, गर्जने की जैसे आवाज़ आती है उसको, उसको क्या कहते हैं, हिसिंग हॉलिंग साउंड। उसे सिखाने में 5 वर्ष लगे। एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वेर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन द ईयर। अगर मान लीजिए किसी जंगल में कोई सांप और शेर जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके कान में कुछ अगर आवाज़ आ रही है हाथी के कान में, एंड कुछ शोर की, एंड यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू। तो आप उस टाइम क्या उससे उम्मीद करते हाथी उस स्थिति में क्या करेगा। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, तो क्या वो हम लोगों को मास्टर कॉल देगा। तो एग्जैक्टली तो वही मास्टर कॉल सिखाने के लिए उसे 5 वर्ष लगे। मास्टर कॉल से ये फ़ायदा होता है कि जब भी हाथी को गरजने बोलने की आवाज़ उसे आ जाएगी, तो कहीं भी आपत्ति विपत्ति का जब समय आता है जंगल में, तो वह काफ़ी तेज़ तेज़ हिसिंग हॉलिंग साउंड निकालता है, जिससे वहाँ के आसपास जो पॉपुलेशन होते हैं ह्यूमन का, उसे ये पता चल जाएगा कि कुछ अनुचित हो रहा है, कुछ तो है जो डेंजर है वहाँ पे। तो वो लोग जाएंगे और सेव कर सकते हैं, ऐसा उसकी मदद कर सकते हैं।
कई बार आपको लगता हो कि जंगल में आग वगैरह भी लग जाती है, तो हाँ, जंगल में जितने भी जंगली जीव होते हैं, हर किसी जानवर का अपना अपना एक साउंड होता है, निकालने का मास्टर कॉल होता है, वो अपने निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या बोल। If you're lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above you, dare not stay very long anywhere. कह रहा है यदि कोई जानवर जो है वो अगर जंगल में लॉस्ट हो गया, खो जाता है, जिसके पास अगर कोई रास्ता नहीं है, ये समझ नहीं आया कि उसे कैसे जाना है, निकलना कैसे है, तो वो उस टाइम उसे आसमान में, उसे काले आसमान में अगर रात के समय में क्या दिख रहा है, सिर्फ टिमटिमाता हुआ तारा दिख रहा है ऊपर में, वो काफ़ी भयभीत डरा हुआ हो रहता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने डर से बाहर निकल के वो रास्ते को ढूंढते। उस टाइम पे द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। तो उसके पास सिर्फ एक हथियार के रूप में क्या होता है, उसका वो मास्टर कॉल, उसकी आवाज़, जिससे एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और एक दूसरा तरीका होता है, उस हाथी के पास क्या होता है, एक वो अपना मास्टर कॉल करके काफ़ी तेज़ गरजने का साउंड निकाले, हिसिंग हॉलिंग साउंड निकाले, जिससे कि कोई इसकी मदद करने आए। एंड दूसरा तरीका है कि वो हाथी जो अपने ट्रंक से क्या करता है, वहाँ पे जंगल में आपको पता है बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो बड़े मोटे मोटे पेड़ों को पूरे उसके जड़ से पुल डाउन कर देगा, उखाड़ के फेंक देगा अपने ट्रंक की सहायता से। द फ्राइटन ऑल द एनिमल अवे। जिससे क्या होगा, जब भी वो सारे एक एक करके पेड़ों को उखाड़ना चालू करेगा, तो जितने भी सोए मतलब फ्राइटन जो वहाँ के जंगल में और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वह भयभीत हो जाएंगे और इधर उधर छितर बितर भागने लगेंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन। और जब भी पेड़ जो है क्रैशिंग होने लगेगी, टूटने फूटने लगेगी, बिखरने लगेगी, तो मंकी वैकअप, तो अब पेड़ पे कौन रहता है, मंकी रहता है, तो मैं जो जो अंदर है वो क्या वैकअप हो जाएंगे आप फ्रॉम देयर स्लीप। अपनी निंद्रा से वो क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे रात्रि में। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। वो डर के मारे ब्रांच टू ब्रांच दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे दो मंकी यहाँ पे ये जो हाथी एलिफेंट क्या कर रहा है, वो रास्ता भटक गया कैरी, और जिसकी वजह से और रात का समय है, ऊपर सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं। ये देखिए स्टार्स दिख रहे हैं, ये सारे ब्रांच मतलब ट्री को उखाड़ रहा है, पुल डाउन अप कर रहा है, और जिसकी वजह से मंकी की नींद खुल जाती है, तो मंकी जल्दी से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भागता हुआ दिख रहा है। You can see them in the moonlight and you can almost see the stage running in all direction below. Okay? आप जो है ये नज़ारा जो है कब देख सकते हैं, मून लाइट में, चांदनी रात में ये नज़ारा देख सकते हैं अगर कोई जानवर अपना रास्ता भटक गया। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग। स्टेज का मतलब जो बारसिंगा होता है उसे स्टेक कहते हैं। उसे देखिएगा इधर उधर नीचे की ओर डायरेक्शन में भागते हुए दिखेगा स्टेक्स। अगर इस तरह से जानवर जब रास्ता भटक जाने के बाद अगर हाथी कुछ इस तरह से हरकत करता है, तो उस चंद्रमा रात में कुछ ऐसा दृश्य आपको मिलेगा। मंकी भागता हुआ दिखेगा वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, फिर से और भी जो जंगली जानवर वो इधर उधर दिशा में भागेगा। स्टेक जो है वो नीचे की डायरेक्शन में भागेगा। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और आप कुछ ही दूरी पे, ग्रोल का मतलब होता है गर्राना, मतलब टाइगर की आवाज़ को कहते हैं ग्रोल। तो टाइगर की गर्राहट की आवाज़ सुनाई देगी आपको कुछ दूरी पे। इवन ही इज़ फ्राइटन, क्योंकि वह भी क्या होता है, फ्राइटन रहता है, डरा हुआ रहता है। एक शेर जिसे जंगल का राजा का, जिससे हर कोई जानवर डरता है, उस कंडीशन वो खुद भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री। और एलिफेंट हाथी को क्या कहता है, धीरे धीरे एक बाय एक सारी मतलब ट्री को उखाड़ते जाता है। द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री, एक के बाद एक ट्री को, एंड द नेक्स्ट ट्री। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और तभी कुछ देर में आपको पता चलेगा कि उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया है उस जंगल में। सारे जंगल को साइड करते करते वो क्या करता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और एक्चुअल में उसे अपना घर का डायरेक्शन दिख जाता है उस जंगल से, जहाँ पे वो लॉस्ट हो चुका है, कि वो अब उसे कहाँ जाना है, उसका पेवेलियन कहाँ है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जिसके राइटर हैं आपको यहाँ दिख रहा है, धन गोपाल मुखर्जी। और ये एक हाथी की कहानी लिखे थे जिसका नाम था कैरी। आपने इसमें देखा कि कैसे ये कैरी की जो हाथी है, जो अपने साथ जिसकी देखरेख एक लड़का करता है,
दोनों साथ साथ ब्रिंगिंग अप होते हैं, पले बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये हाथी आदमी से क्या दिखता है, काफ़ी हाइट में लंबा दिखता है, जिसकी वजह से उसे उठना बैठना बोलना चालना सभी सिखाना पड़ता है, क्योंकि एक ज़रूरी जानवर के लिए उसे आवाज़ निकालना सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी मुसीबत में अपनी आवाज़ से लोगों को बता सके और हेल्प ले सके, या खुद भी अन्य जानवर को इसका इशारा करके उस मुसीबत में सब एकजुट होकर मदद ले सके। ये कैसे इसमें एक डूबता हुआ आदमी को ही बचाता है, इस स्टोरी में आपने देखा। एंड जब वो रास्ता लॉस्ट कर जाता है तो वो कैसे अपने घर का रास्ता ढूंढता है सारी ट्री को उखाड़ के। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड मैं आपको ये स्टोरी समझाने में सक्सेसफुल रही होंगी, या आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप वो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।